नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग मेरे इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं और मैं आप लोगों को वीडियो जो है उपलब्ध करा रहा हूं। आपसे निवेदन है कि आप लोग मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं वे भी इसे पढ़ करके इसका लाभ ले सकें। आज का अपना टॉपिक है संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। 5 अंक का है ये और इसका दूसरा भाग। आइए शुरू करते हैं। खिलजी वंश का प्रथम शासक का नाम क्या था? खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश में पूछा जाए प्रथम शासक के बारे में तो कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला प्रश्न, खिलजी वंश के किस शासक ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? यानी खिलजी वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसको द्वितीय सिकंदर कहा गया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर की उपाधि प्राप्त हुई, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर व चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर और 1303 में चित्तौड़गढ़ पर उसने आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पहले और फिर 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियानों का सेनापति कौन था? दक्षिण भारत के उसके जितने भी अभियान थे अलाउद्दीन खिलजी के, उस समय उन अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। दक्षिण भारत में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के कौन कौन से राज्यों पर आक्रमण किया? दक्षिण भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य थे जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया? देवगिरी, होयसल, पांड्य, ये राज्य थे, इस पर आक्रमण किया दक्षिण भारत के। नेक्स्ट है, विद्रोह पर नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से 4 आदेश जारी किए? विद्रोहों, जो भी विद्रोह हो उन पर नियंत्रण करने के लिए ऐसे कौन से 4 आदेश जारी किए? पहला है, अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना और खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना। यानी अमीरों की जितनी भी संपत्ति थी उनको जब्त कर लिया जाए ताकि वे लोग आवाज नहीं उठाएंगे, और खालसा भूमि की कृषि जो उसको कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना। दूसरा है, दिल्ली में मद्यपान का निषेध कर दिया गया। तीसरा है, गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। और चौथा है, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगा दी। तो ये विद्रोह पर नियंत्रण के 4 आदेश थे, उसने जारी किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, खजाइनुल फुतूह नामक पुस्तक का लेखक कौन है? खजाइनुल फुतूह, अमीर खुसरो ने इसको लिखा है, खजाइनुल फुतूह को। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार क्या था? बाजार नियंत्रण। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सा? बाजार नियंत्रण। नेक्स्ट है, दीवान-ए रियासत नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की? दीवान-ए रियासत, अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए? पहला, शाहना या दंडाधिकारी, बाजार का दरोगा, उसको उसके नाम से जाना जाता था, शाहना या दंडाधिकारी। नेक्स्ट है, मुहतसिब, जनसाधारण का रक्षक होता था ये मुहतसिब। नेक्स्ट है, बरीद ए मुमालिक, ये गुप्तचर अधिकारी नियुक्त किए। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं के लिए कौन से विभाग की स्थापना की गई? स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं के लिए कौन सा विभाग बनाया? सराय ए अदल, स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं के लिए विभाग बनाया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के उस प्रथम सुल्तान का नाम क्या है जिसने सैनिकों को नगद वेतन शुरू किया? पहली बार नगद वेतन शुरू किया, वो सुल्तान, ऐसा प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है,
अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली का वर्णन करो। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी की कैसी थी? बाजार नियंत्रण में सबसे पहले दीवान रियासत नामक एक नए विभाग की स्थापना की। स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं के लिए सराय ए अदल विभाग की स्थापना की और इसने दैनिक उपयोग की वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया। नेक्स्ट, उसके उद्देश्य क्या थे? आम जनता को राहत प्रदान करना, सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना। पदाधिकारी एवं विभाग क्या क्या थे? शाहना या दंडाधिकारी, बाजार का दरोगा। दूसरा है मोहतसिब, जनसाधारण का रक्षक। तीसरा है बरीद ए मुमालिक, गुप्तचर अधिकारी। तो ये उसके पदाधिकारी एवं विभाग थे। नेक्स्ट है अलाई किला या कुश के सिरी का निर्माण कब व किसने करवाया? सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया, अलाई किला या कुश के सिरी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित कर उल वासिक बिल्लाह की उपाधि धारण की? ध्यान रखना है, दिल्ली सल्तनत का शासक जिसने स्वयं को क्या खलीफा घोषित कर दिया और उल वासिक बिल्लाह की उपाधि धारण की, ऐसा शासक कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र वो उसका उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। नेक्स्ट है खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, खिलजी वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट है तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक या गाजी मलिक भी इसको कहते हैं, तुगलक वंश का प्रथम शासक था। नेक्स्ट है मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाओं के नाम। पहला है 2 आब में कर वृद्धि, मोहम्मद तुगलक की ये 5 योजनाएं थी। पहला 2 आब में कर वृद्धि, दूसरा है देवगिरी को राजधानी बनाना और तीसरा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चौथा है खुरासान पर आक्रमण। मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाएं। पांचवी है कराचित की ओर अभियान। एक बार फिर से, पहली योजना 2 आब में कर वृद्धि, फिर देवगिरी को राजधानी बनाना और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना, खुरासान पर आक्रमण और कराचित की ओर अभियान। ये मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाएं हैं। नेक्स्ट है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किस शासक के काल में भारत आया? इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के समय भारत आया। मोरक्को का यात्री कौन? इब्न बतूता। किसके शासक के काल में आया? मोहम्मद तुगलक के। नेक्स्ट है किस शासक ने सरकारी एवं सेना की नौकरी को वंशानुगत बना दिया? सरकारी एवं सेना की नौकरी को कैसा बना दिया? वंशानुगत। और ऐसा बनाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए प्रमुख नगरों के नाम बताइए। फिरोज शाह तुगलक ने ऐसे कौन से नगर बसाए? हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर। हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर, ये नगर जो हैं वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए थे। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित 2 नहरों के नाम बताइए। पहला है सतलज नदी से धौलपुर तक और दूसरा है यमुना नदी से सिरमौर के पास। ये 2 नहरें फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित की गई। नेक्स्ट है ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाने वाला तुगलक शासक कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया वो फिरोज तुगलक था। नेक्स्ट है गैर शरीयत कर हटाकर जनता से केवल 4 कर वसूल करने वाला शासक कौन था? गैर शरीयत कर उसको हटा करके केवल 4 कर वसूल करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है फिरोज शाह ने जनता से कौन से 4 कर वसूल किए? खैराज, जकात, खम्स और जजिया। फिरोज शाह ने ये 4 कर वसूल किए, खैराज, जकात, जम्स और जजिया। नेक्स्ट है दासों के लिए अलग विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की? दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज तुगलक ने की, दीवाने बंदगान की स्थापना। नेक्स्ट है
भूमि की नाप के लिए सिकंदरी गज किसने चलाया? सिकंदरी गज सिकंदर शाह लोधी ने सिकंदरी गज चलाया भूमि की नाप के लिए। नेक्स्ट है, गुलक खां उपनाम से कविताएं कौन सा शासक लिखता था? गुलक खां उपनाम से सिकंदर शाह लोधी। नेक्स्ट है, पानीपत की प्रथम युद्ध कब व किन के मध्य हुआ? सन 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। नेक्स्ट है, सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किस शासक ने धारण की? महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि सबसे पहले धारण की, महमूद गजनवी। नेक्स्ट, सल्तनत काल में केंद्रीय शासन संस्था का क्या नाम था व इसके कितने स्तंभ थे? केंद्रीय शासन संस्था का नाम सल्तनत काल में क्या था और इसके स्तंभ कितने थे? मजलिस ए सलवत, ये केंद्रीय शासन संस्था का नाम था, मजलिस ए सलवत। और इसके स्तंभ हैं वो 4 थे, वजीर, दूसरा अरीजे मुमातिक, तीसरा दीवान इंशा और चौथा दीवान रसालत। ध्यान रखना है कि इसके केंद्रीय शासन संस्था जो है मजलिस सलवत, उसके 4 स्तंभ थे, पहला वजीर, दूसरा अरीजे मुमातिक, तीसरा दीवान इंशा और चौथा दीवान रसालत। नेक्स्ट है, दीवान विजारत के बारे में बताइए। वजीर का कार्यालय दीवान विजारत कहलाता था। जहां पर वजीर का कार्यालय होता था उसको दीवान विजारत कहते थे। इसे वित्त विभाग कहा जा सकता है। वजीर की सहायता हेतु मुस्तफी, महालेखा परीक्षक, खिजन, मजमादर, हिसाब संग्रहकर्ता ये कर्मचारी होते थे। दीवान विजारत में वजीर का कार्यालय दीवान विजारत कहलाता था। इसे वित्त विभाग भी कहा जा सकता है। और वजीर की सहायता के लिए मुस्तफी यानी महालेखा परीक्षक, खिजन, मजमादर यानी हिसाब संग्रहकर्ता ये कर्मचारी होते थे। नेक्स्ट है, खिलजी वंश के किस शासक ने दीवान वकूफ नामक नए विभाग की स्थापना की? खिलजी वंश का शासक कौन सा शासक जिसने दीवान वकूफ नामक नए विभाग की स्थापना की? जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान वकूफ नामक विभाग की स्थापना की, ये याद रखना है। दीवान मुस्तकराज नामक विभाग की स्थापना किसने की? दीवान मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग की स्थापना की, दीवान मुस्तकराज। नेक्स्ट है, कृषि विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना किसने की? कृषि विभाग है उसका नाम क्या है? दीवान अमीर कोही। स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की। नेक्स्ट है, निम्न का सही मिलान करें। ए में है दीवान इंशा यानी शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रमुख, दीवान इंशा को कहते हैं शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रमुख। बी है दीवान रियासत यानी विदेश मंत्री। नेक्स्ट है सद्र उस सुदूर यानी धर्म विभाग का प्रमुख। काजी उल कुजात का मतलब न्याय विभाग का प्रमुख। और बरीद ए मुमालिक सूचना गुप्तचर विभाग। नेक्स्ट है, दरबार एवं राजमहल के कार्य के लिए कौन कौन से कर्मचारी होते थे? दरबार एवं राजमहल के कार्य के लिए कर्मचारी कौन कौन से होते थे? पहला है वकील ए दर, दूसरा है बारबक, तीसरा है अमीर ए हाजिब, चौथा है अमीर ए शिकार, पांचवा है अमीर ए मजलिस। ये जो है कर्मचारी होते थे, वकील दर, बारबक, अमीर हाजिब, अमीर शिकार और अमीर मजलिस। छठा है सर ए जहांदार, सर ए जहांदार। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन पर टिप्पणी लिखी। सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन पर महमूद गजनवी ने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की। सल्तनत काल में केंद्रीय शासन संस्था का नाम मजलिस सलवत था और इसके 4 स्तंभ थे।
पहला वजीर, दूसरा अरीज मुमातिक, तीसरा दीवाने इंशा और चौथा दीवाने रसालत। दीवाने विजारत जो है वजीर का कार्यालय दीवाने विजारत कहलाता था। इसे वित्त विभाग भी कहा जा सकता है। और वजीर की सहायता हेतु मुस्तफी यानी महालेखा परीक्षक, खिजन, मजमादर, हिसाब संग्रहकर्ता, कर्मचारी होते थे। खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी शासक ने दीवाने वकूफ नामक नए विभाग की स्थापना की। मोहम्मद तुगलक ने कृषि विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। फिर विभाग क्या क्या बने? दीवाने इंशा यानी शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रमुख, दीवाने रियासत यानी विदेश मंत्री, सद्र उस सुदूर यानी धर्म विभाग का प्रमुख, काजी उल कुजात यानी न्याय विभाग का प्रमुख, बरीद ए मुमालिक यानी सूचना या गुप्तचर विभाग। तो सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन की टिप्पणी एक बार फिर से देख लेते हैं। मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की? मोहम्मद गजनवी ने। और सल्तनत काल में जो केंद्रीय संस्था थी उसका नाम था मजलिस ए सलवत। सल्तनत काल में जो केंद्रीय संस्था थी उसका नाम क्या था? मजलिस ए सलवत। और इसके 4 स्तंभ थे, पहला वजीर, दूसरा अरीज मुमातिक और तीसरा दीवाने इंशा और चौथा दीवाने रसालत। यानी मजलिस ए सलवत ये केंद्रीय शासन संस्था थी, इसके ये 4 स्तंभ थे। दीवाने विजारत जो है वजीर का कार्यालय जो होता था उसको दीवाने विजारत कहते थे। और इसे वित्त विभाग भी कहा जा सकता है। वजीर की सहायता है तो मुस्तफी यानी महालेखा परीक्षक, खिजन, मजमदार यानी ये हिसाब संग्रहकर्ता कर्मचारी होते थे। खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी शासक ने दीवाने वकूफ नामक नए विभाग की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने वकूफ नामक नए विभाग की स्थापना की। और मोहम्मद तुगलक ने कृषि विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसने की? मोहम्मद तुगलक ने। और विभाग क्या क्या बनाए? दीवाने इंशा यानी शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रमुख, दीवाने रियासत यानी विदेश मंत्री, सद्र उस सुदूर यानी धर्म विभाग का प्रमुख, काजी उल कुजात यानी न्याय विभाग का प्रमुख, बरीद ए मुमालिक यानी सूचना गुप्तचर विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1669 ईस्वी में मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश किस शासक ने दिया? औरंगजेब ने 1669 में यह आदेश दिया था मंदिरों को ध्वस्त करने का। नेक्स्ट है 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर किस शासक ने लगाया? 1679 में औरंगजेब ने। ध्यान रखना है 1669 में मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया और 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया। ये दोनों काम औरंगजेब ने किए। नेक्स्ट है अकबर के काल से चली आ रही प्रण झरोखा दर्शन व संगीत पर रोक किस शासक ने लगाई? अकबर के काल से चली आ रही थी प्रण झरोखा दर्शन और संगीत, इसको बंद करवा दिया औरंगजेब ने। नेक्स्ट है किस शासक के काल में हिंदू व्यापारियों पर कर 5% बढ़ाया गया? ये भी औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। हिंदू व्यापारियों पर 5% कर है वो बढ़ाया गया। नेक्स्ट है औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन करो। औरंगजेब ने 1669 में मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। औरंगजेब ने ही 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया और अकबर के काल से चली आ रही प्रण झरोखा दर्शन एवं संगीत पर रोक लगाई। हिंदू व्यापारियों पर 5% कर बढ़ाया गया। ये मुख्य जो है धार्मिक नीति रही औरंगजेब की। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी ने कौन सी 4 बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया? 4 बड़ी सड़कों का। पहला है शेरशाह सूरी ने सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक थी, जिसका अस्तित्व आज भी है। पहली लंबी सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक जो पाकिस्तान में है, उसका अस्तित्व आज भी है। नेक्स्ट है दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक। तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर तथा चित्तौड़ तक जाती थी।
तो चौथी सड़क है लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। ये 4 प्रमुख सड़कें हैं। पहली है सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनारगांव से लेकर पेशावर तक, जो आज भी अस्तित्व में है। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर, तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर तथा चित्तौड़ तक जाती थी, और चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी ने मुद्रा ढलाई में क्या सुधार किए? मुद्रा ढलाई में शेरशाह ने पुराने और मिश्रित धातुओं के बने हुए सिक्कों का प्रचलन बंद कर दिया तथा उनके स्थान पर सोने, चांदी एवं तांबे के नए सिक्के प्रचलित किए। नेक्स्ट है उसने तांबे का 380 ग्रेन का दाम तथा चांदी का 178 ग्रेन का दाम का रुपया जारी किया। नेक्स्ट है शेरशाह ने लगान व्यवस्था के लिए कौन सी प्रणाली प्रचलित की? लगान व्यवस्था में गल्ला बख्शी या बटाई, दूसरी है नस्क मुक्ताई या कनकुत, तीसरी है जब्ती प्रणाली। ये 3 प्रणालियां उसने प्रचलित की, गल्ला बख्शी या बटाई, दूसरी नस्क मुक्ताई या कनकुत, और तीसरी जब्त प्रणाली। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी के साम्राज्य सुधारों का प्रकाश डालिए। शेरशाह सूरी ने 4 बड़ी सड़कों का साम्राज्य में शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य में क्या क्या सुधार किए, उसके अंदर आपको ये लघुत्तरात्मक प्रश्न में बताना है कि शेरशाह सूरी ने जो इसने महत्वपूर्ण काम किए, उसके साम्राज्य में सुधार किए। 4 बड़ी सड़कों का निर्माण कराया, जिसमें पहली शेरशाह सूरी की सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनारगांव से लेकर पेशावर तक थी, जिसका अस्तित्व आज भी मौजूद है। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक, और तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर तथा चित्तौड़ तक जाती थी, और चौथी सड़क जो बनाई वो लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। ये 4 महत्वपूर्ण सड़कें उसने अपने साम्राज्य में सुधार किया, उसके अंदर बनाई। शेरशाह सूरी ने मुद्रा ढलाई में सुधार किए, उसमें शेरशाह ने पुराने और मिश्रित धातुओं के बने हुए सिक्कों का प्रचलन है वो बंद कर दिया तथा उनके स्थान पर सोने, चांदी तथा तांबे के नए सिक्के प्रचलित किए। उसने तांबे का 380 ग्रेन का दाम तथा चांदी का 178 ग्रेन का दाम का रुपया जारी किया। नेक्स्ट है शेरशाह ने लगान व्यवस्था के लिए 3 प्रणालियां प्रचलित की। पहली गल्ला बख्शी या मटाई, दूसरी नस्क मुक्ताई या कनकुत, और तीसरी है जब्ती प्रणाली। ये मुख्य रूप से साम्राज्य में शेरशाह सूरी के साम्राज्य में ये सुधार हुए। नेक्स्ट है राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी क्यों कहा जाता है? राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है क्योंकि चंद्रसेन राजस्थान का प्रथम शासक था जिसने परंपरागत राजपूती भावना का निर्वाह करते हुए अपनी स्वाधीनता की रक्षा की, और उसने अपने सीमित साधनों से शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर से लोहा लिया था, परंतु उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। उसे काफी समय तक पहाड़ों में रहना पड़ा और मुगलों का मुकाबला करने के लिए उसने छापामार युद्ध पद्धति का सहारा लिया। जिस स्वतंत्रता की ज्योति को राव चंद्रसेन ने प्रज्वलित किया था, उसका निर्वाह महाराणा प्रताप ने ही किया। तो इसलिए राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। फिर से पढ़ लेते हैं। राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है क्योंकि चंद्रसेन राजस्थान का प्रथम शासक था। वो पहला शासक था जिसने परंपरागत, जो परंपरा से चली आ रही राजपूती भावना का निर्वाह करते हुए अपनी स्वाधीनता की रक्षा की। उसने राव चंद्रसेन ने अपने सीमित साधनों से, कम साधन होते हुए भी शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर से उसने लोहा लिया था, परंतु उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। उसे काफी समय तक पहाड़ों में भी रहना पड़ा और मुगलों का मुकाबला करने के लिए उसने छापामार युद्ध पद्धति का सहारा लिया। जिस स्वतंत्रता की ज्योति को राव चंद्रसेन ने प्रज्वलित किया, उसका निर्वाह महाराणा प्रताप ने ही किया था, इसलिए उसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए शुद्ध सारणी का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था 1725 में। नेक्स्ट है जयसिंह से ज्योतिष विद्या पर कौन सा ग्रंथ लिखा? जयसिंह ने जयसिंह कारिका, ये जयसिंह ने ज्योतिष विद्या पर ग्रंथ लिखा। नेक्स्ट है भारत में ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 स्थानों पर 5 वेधशालाएं
किस शासक द्वारा बनवाई गई? ज्योतिषी अध्ययन के लिए 5 वेधशालाएं बनाई गई, वो सवाई जयसिंह ने ही बनवाई। नेक्स्ट है, सवाई जयसिंह ने कौन कौन से स्थानों पर 5 वेधशालाएं बनवाई? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। इन 5 स्थानों पर उसने वेधशालाएं बनवाई। नेक्स्ट है, सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई 5 वेधशालाओं में से सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है? जयपुर का जंतर मंतर है, वो सबसे बड़ी वेधशाला है। लेकिन ये जो जयपुर का जंतर मंतर को जुलाई 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ये ध्यान रखें। जुलाई 2010 में जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट है, जयपुर नगर की स्थापना कर इसे राजधानी किस शासक ने बनाया? सवाई जयसिंह ने ही उसको अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है, जल महलों का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? सवाई जयसिंह ने ही जल महलों का निर्माण किया। नेक्स्ट है, सवाई जयसिंह द्वितीय के काल में ज्ञान विज्ञान तथा कला की उन्नति का वर्णन कीजिए। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ये हमारा 4 अंक का इसमें पूछा जाएगा कि जयसिंह द्वितीय के काल में ज्ञान विज्ञान एवं कला की उन्नति का वर्णन कीजिए। तो सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी बनाया, ये काम किया। 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया था 1725 ईस्वी में। ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा और भारत में ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 स्थानों पर 5 वेधशालाएं बनवाई गई, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन में। और इन 5 वेधशालाओं में जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ी वेधशाला है। जल महलों का निर्माण भी सवाई जयसिंह द्वितीय ने ही कराया। तो ये ज्ञान विज्ञान और कला की उन्नति के काम किए सवाई जयसिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट है, पुरंदर की संधि कब व किनके मध्य हुई? तो 1665 ईस्वी में आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है, शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश क्यों होना पड़ा? विवश होकर के क्यों उनको पुरंदर की संधि करनी पड़ी शिवाजी को? तो 1664 में शिवाजी ने मुगलों के अधीन सूरत नगर को लूटा व अनेक मुगल प्रदेशों व दुर्गों पर अपना अधिकार कर लिया। इससे क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह व दिलेर खां के नियंत्रण में मुगल सेना शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजी, जिससे शिवाजी ने अनेक किलों पर अधिकार कर लिया व पुरंदर के किले को घेर लिया। इस कारण अंत में विवश होकर शिवाजी को 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि करनी पड़ी। शिवाजी को पुरंदर की संधि क्यों करनी पड़ी, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के अधीन जो सूरत नगर है वो मुगलों के अधीन था, उसको लूटा 1664 में। फिर अनेक मुगल प्रदेश और दुर्गों पर अपना अधिकार कर लिया शिवाजी ने, और इससे औरंगजेब है वो क्रुद्ध हो गया और क्रुद्ध होकर के उसने मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खां के नियंत्रण में मुगल सेना है वो शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजी, और जिसने शिवाजी के अनेक किलों पर अधिकार कर लिया, वापस पुनः अधिकार कर लिया और पुरंदर के किले को घेर लिया। और इस कारण अंत में विवश होकर के शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि है वो करनी पड़ी। नेक्स्ट है, पुरंदर की संधि की प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए। अब पुरंदर की संधि में क्या क्या शर्तें हुई? पुरंदर की संधि की प्रमुख शर्तें निम्न है। शिवाजी ने अपने कुल 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिए और मात्र 12 दुर्ग अपने पास रखी, यानी 35 में से 23 दुर्ग हैं वो मुगलों को देने पड़े और शिवाजी के पास केवल 12 दुर्ग शेष रहे। नेक्स्ट है, शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदार बनाया गया। तो ये उसकी प्रमुख शर्तें थी पुरंदर की संधि की। नेक्स्ट है, शिवाजी को पुरंदर की संधि क्यों स्वीकार करनी पड़ी और इस संधि की प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए। इस तरह से लघु उत्तरात्मक प्रश्न अपना पूछा जा सकता है।
तो उसके लिए 1665 ईस्वी में आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह से शिवाजी को पुरंदर की संधि करनी पड़ी। 1665 में पुरंदर की संधि का कारण 1664 में शिवाजी ने मुगलों के अधीन सूरत नगर को लूटा और अनेक मुगल प्रदेशों व दुर्गों पर अपना अधिकार कर लिया। इससे क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह व दिलेर खां के नियंत्रण में मुगल सेना शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजी, जिसने शिवाजी के अनेक किलों पर अधिकार कर लिया और पुरंदर के किले को घेर लिया। इस कारण अंत में विवश होकर शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि करनी पड़ी। पुरंदर की संधि की अब प्रमुख शर्तें क्या थी? पहली, शिवाजी ने अपने कुल 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिए और मात्र 12 दुर्ग अपने पास रखे। शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदार बनाया गया। तो ये पुरंदर की संधि करने स्वीकार करनी पड़ी इस प्रकार, और इसकी शर्तें ये थी। नेक्स्ट है, वीर तानाजी राव मालुसरे का परिचय देते हुए मराठा साम्राज्य निर्माण में इसका योगदान बताइए। वीर तानाजी राव मालुसरे का जो है परिचय और मराठा साम्राज्य में निर्माण में उनका योगदान। वीर तानाजी राव मालसुरे का जन्म महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत में महाड़ के पास उमरथे में हुआ। वीर तानाजी राव मालसुरे, इनका जन्म कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत में महाड़ के पास उमरथे में हुआ। वे बचपन से ही छत्रपति शिवाजी के दोस्त थे और उनके साथ हर युद्ध में शामिल होते थे। मराठा साम्राज्य में योगदान इनका क्या रहा? कोंडाना विजय, शिवाजी की विजयों में कोंडाना विजय भी एक महत्वपूर्ण विजय थी। शिवाजी की तरफ से कोंडाना का किला तानाजी राव मालसुरे ने जीता था। तो कोंडाना विजय में मराठा साम्राज्य में इन्होंने योगदान दिया। इस प्रकार तानाजी अपने भाई सूर्याजी व शेलार मामा के साथ 342 सैनिक लेकर कोंडाना विजय पर गए। तानाजी ने कोंडाना किला मुगल सूबेदार उदय भान राठौड़ से जीता, परंतु स्वयं वीरगति को प्राप्त हुई। कोंडाना का किला है वो उन्होंने मुगल सूबेदार उदय भान राठौड़ से जीता, परंतु वो खुद स्वयं वीरगति को प्राप्त हो गई। नेक्स्ट है, तानाजी की स्मृति में कोंडाना के किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ कर दिया गया। ये ध्यान रखना है कि तानाजी की स्मृति में कोंडाना किले का नाम बदल करके क्या कर दिया? सिंहगढ़ कर दिया। नेक्स्ट है, निम्न का सही मिलान करो। शिवाजी के विजय अभियान सन तोरण दुर्ग 1646 में इन्होंने जीता। तोरण दुर्ग, बीजापुर से रायगढ़ व चाकन दुर्ग 1646 में ही, सिंहगढ़, बारामती, इंद्रपुर, पुरंदर 1647 में, कल्याण व जावली का दुर्ग 1656 में, अफजल खां का पतन 1659 में, शायस्ता खां पर रात्रि आक्रमण 1663 में, और ये सभी जो है वो सही है। शिवाजी की ये विजय है, ध्यान रखना है। तोरण दुर्ग पर विजय 1646 में, बीजापुर से रायगढ़ व चाकन दुर्ग पर विजय 1646 में की, फिर सिंहगढ़ एवं बारामती, इंद्रपुर, पुरंदर 1647 ईस्वी में, कल्याण व जावली का दुर्ग 1656 ईस्वी में, अफजल खां का पतन किया 1659 में, और शायस्ता खां पर रात्रि आक्रमण किया 1663 में। ये सभी शिवाजी के विजय अभियान थे। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने डाली? विजयनगर साम्राज्य, हरिहर व बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक हरिहर 1336 ईस्वी में, ये प्रथम शासक बना हरिहर 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट है, होयसल राज्य पर कब व किसने अधिकार किया? होयसल राज्य पर हरिहर प्रथम ने 1346 में अधिकार किया। ध्यान रखना है, होयसल राज्य पर हरिहर प्रथम ने 1346 में अधिकार किया। नेक्स्ट है, हरिहर का उत्तराधिकारी कौन बना? हरिहर का उत्तराधिकारी है वो बुक्का बना 1346 ईस्वी में, क्योंकि इन दोनों हरिहर और बुक्का दोनों ने
जो है विजयनगर की जो है स्थापना की। नेक्स्ट है, बुक्का ने कौन कौन से प्रदेशों को जीतकर विजयनगर में मिलाया? संपूर्ण दक्षिण भारत, रामेश्वरम, तमिल व चेर प्रदेश को जीत करके बुक्का ने विजयनगर में मिलाया। किस किस को मिलाया? संपूर्ण दक्षिण भारत, उसके साथ रामेश्वरम, तमिल और चेर प्रदेश को बुक्का ने विजयनगर में मिलाया जीत करके। नेक्स्ट है, बुक्का का उत्तराधिकारी कौन बना? बुक्का का उत्तराधिकारी हरिहर द्वितीय बना, वापस हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट है, हरिहर द्वितीय के शासन की मुख्य विशेषताएं बताइए। पहला है, हरिहर द्वितीय शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। हरिहर द्वितीय जो था वो शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। दूसरा है, इसके काल में विजयनगर साम्राज्य मैसूर, वनारा, तिरुचिरापल्ली तथा कांजीवरम सहित दक्षिण भारत तक फैल गया था। नेक्स्ट है, विजयनगर के शासक ने गज बैठकर हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण की। विजयनगर के किस शासक ने गज बैठकर यानी हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण की? वो था देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को गज बैठकर यानी हाथियों का शिकारी कहते हैं, ये ध्यान रखना है, देवराय द्वितीय को। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक ने पहली बार अपनी सेना में मुस्लिमों को भर्ती किया? देवराय द्वितीय ने पहली बार अपनी सेना में मुस्लिमों को भर्ती किया। विजयनगर के किस शासक के काल में इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी एवं फारस के दूत अब्दुल रजाक आए थे? निकोलो कॉन्टी इटली का और फारस का दूत अब्दुल रजाक विजयनगर के ये कौन से शासक के काल में आए थे? देवराय द्वितीय के। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक ने पहली बार अपनी सेना में मुस्लिमों की भर्ती किया? देवराय द्वितीय, अपन पढ़ चुके हैं, प्रश्न रिपीट हो गया है। विजयनगर के किस शासक के काल में इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी एवं फारस का दूत अब्दुल रजाक है वो आए थे? ये भी देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही आए थे। विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक थे मल्लिकार्जुन एवं विरूपाक्ष। ये विजयनगर के अंतिम शासक थे, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का परिचय दीजिए। हरिहर व बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली और 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम शासक बना। हरिहर प्रथम ने 1346 में होयसल राज्य पर अधिकार कर लिया और उसके पश्चात 1346 ईस्वी में बुक्का हरिहर का उत्तराधिकारी बना। बुक्का ने संपूर्ण दक्षिण भारत, रामेश्वरम, तमिल व चेर प्रदेश को जीतकर विजयनगर में मिला दिया। बुक्का के पश्चात हरिहर द्वितीय उसका उत्तराधिकारी बना और हरिहर द्वितीय के शासन की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, हरिहर द्वितीय शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। इसके काल में विजयनगर साम्राज्य मैसूर, वनारा, तिरुचिरापल्ली तथा कांजीवरम सहित दक्षिण भारत तक फैल गया था। देवराय द्वितीय, उसके बाद देवराय द्वितीय को गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण की। इसने पहली बार अपनी सेना में मुस्लिमों को भर्ती किया। देवराय द्वितीय ने इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी एवं फारस का दूत अब्दुल रजाक उसके शासनकाल में आए। विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष थे। तो ये विजयनगर साम्राज्य का परिचय इस प्रकार आपको लिखना है। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य का परिचय दीजिए। 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की। उसने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। ध्यान रखना है, 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की और उसने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। बहमनी राज्य की 90वें सुल्तान अहमद ने बिदर को अपनी राजधानी बनाया। बहमनी राज्य के 90वें सुल्तान ने फिर सुल्तान अहमद ने बिदर को अपनी राजधानी बनाया। 13वें सुल्तान मोहम्मद तृतीय ने मोहम्मद गवा नामक योग्य मंत्री को मृत्युदंड दिया और गवा की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य का पतन शुरू हो गया।
अंतिम सुल्तान महमूद के राज्यकाल में बहमनी साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित हो गया। पहला बरार, दूसरा बीदर, तीसरा अहमदनगर और चौथा गोलकुंडा तथा पांचवा अंतिम बीजापुर। तो इस प्रकार बहमनी साम्राज्य का परिचय ध्यान रखना है। 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य जो है, अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की और गुलबर्गों को अपनी राजधानी बनाया। फिर उसके बाद बहमनी राज्य के 9वें सुल्तान ने सुल्तान अहमद ने बीदर को अपनी राजधानी बनाया। फिर 13वें सुल्तान मोहम्मद तृतीय ने मोहम्मद गवा नामक एक योग्य मंत्री को मृत्युदंड दे दिया और गवा की मृत्यु के बाद योग्य मंत्री को उसने मृत्युदंड दे दिया। इसलिए गवा की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य का पतन है वो शुरू हो गया। अंतिम सुल्तान महमूद के राज्यकाल में बहमनी साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित हो गया, जिसमें पहला बरार, दूसरा बीदर, तीसरा अहमदनगर, चौथा गोलकुंडा और पांचवा बीजापुर। नेक्स्ट है गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रमुख शिक्षा का वर्णन कीजिए। गुरु नानक देव की शिक्षाएं मानवीय भेद भाव का विरोध, दूसरी है एक ईश्वर में विश्वास, तीसरी है नाम की महत्ता पर बल और चौथी है गुरु के महत्व पर बल, पांचवी है मानव के शुभ कर्म पर बल। तो गुरु नानक देव यानी सिख धर्म की ये शिक्षाएं हैं मानवीय भेदभाव का विरोध करना, एक ईश्वर में विश्वास, नाम की महत्ता पर बल, गुरु के महत्व पर बल और मानव के शुभ कर्म पर बल। नेक्स्ट है खालसा पंथ पर टिप्पणी लिखिए। 1669 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। 1669 में किसने? गुरु गोविंद सिंह ने किसकी स्थापना की? खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने खालसा पंथ के सिखों के लिए 5 कंकार रखना आवश्यक बताया, जिसमें पहला कड़ा, दूसरा केश, तीसरा कच्छा, चौथा कृपाण और पांचवा कंगा। नेक्स्ट है औरंगजेब से युद्ध की आशंका के कारण उन्होंने 1699 ईस्वी में ही आनंदपुर साहिब में एक सैनिक केंद्र खोल दिया। औरंगजेब के युद्ध की आशंका के कारण 1699 में आनंदपुर साहिब में एक सैनिक केंद्र खोल दिया। नेक्स्ट है बादशाह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? बाबर बादशाह की उपाधि धारण करने वाला शासक था। नेक्स्ट है निम्न को सुमेलित करो। पानीपत 1526 ईस्वी, बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ। पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। नेक्स्ट है खानवा 1527 ईस्वी में, बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ। 1527 में खानवा का युद्ध। अगला है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ। अगला है घाघरा 1529 ईस्वी में, बाबर और अफगान सरदारों के मध्य युद्ध हुआ। ये सभी जो है वो सही है। पानीपत का युद्ध 1526 में एक बार पुनः 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर सब में था, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। 1526 में बाबर के सामने इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध 1527 में, बाबर के सामने यहाँ पर राणा सांगा। और चंदेरी का युद्ध 1528 में, यहाँ पर बाबर के सामने मेदिनी राय के मध्य हुआ। और घाघरा का युद्ध बाबर के सामने यहाँ पर अफगान सरदारों के मध्य ये जो युद्ध हुआ। तो आप लोग ध्यान रखें, सभी युद्ध बाबर के सामने हुए। 1526 में इब्राहिम लोदी से, 1527 में राणा सांगा से, 1528 में मेदिनी राय से, 1529 में अफगान सरदारों के मध्य ये युद्ध हुआ। नेक्स्ट है बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी कौन सी भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में इसको लिखा, अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी को। नेक्स्ट है बाबरनामा तुजुके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? बाबरनामा यानी तुजुके बाबरी को फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की? हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। चौसा का युद्ध कब व किन के मध्य हुआ? 1539 में हुमायूं व शेरशाह सूरी के मध्य हुआ चौसा का युद्ध 1539 में। नेक्स्ट है
शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद। शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद। नेक्स्ट है, शेर खान ने शेरशाह की उपाधि कब धारण की? चौसा की जीत के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध कब व किन के मध्य हुआ? 1540 ईस्वी में हुमायूं व शेरशाह के बीच में हुआ कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 23 जुलाई 1555 को। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो दोस्तों, ये थे अपने प्रश्न। संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक के महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं। आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखें और आपके घर में एलईडी टीवी हो तो उससे देखें, मोबाइल है तो मोबाइल के साथ में ईयरफोन का प्रयोग करें ताकि आपका ध्यान पूरी तरह इस वीडियो में लगा रहे और आप अच्छी तरह से इसको देख पाएं। दोस्तों, अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन के साथ में आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है ताकि मेरे सभी वीडियो हैं वो आप लोगों को मिलते रहें। आप फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं, स्टडी विद प्रकाश साहब डूंगरपुर। इस पर मेरा ग्रुप और फेसबुक पेज भी बना हुआ है, वहाँ पर भी आप लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा आपसे गुजारिश है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो इतने ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुँचाएँ तो मुझे भी वीडियो बनाने में जो है वो आनंद आएगा और वीडियो मैं अधिक उत्साह से आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। कोरोना की इस महामारी में आप सभी से निवेदन है कि सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।